हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक बहुत कॉमन सवाल रहता है। और ये कॉमन सवाल लोगों को बहुत बार परेशान करता है कि जैसे दो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एक होता है आपका सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम। एक होता है सीडीएस, दैट इज़ योर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब क्या इन दोनों एग्ज़ामों की तैयारी एक साथ हो सकती है? क्या ऐसा करा जा सकता है, या ये दोनों एग्ज़ामों को के लिए डेडिकेटेडली अलग-अलग आपको पढ़ना होता है? तो जब भी आप देखेंगे हर एक साल में, ठीक है, यूपीएससी सीडीएस जो है वो 2 बार कराता है, तो 2 टाइम्स होता है ये, ठीक है? एक सीडीएस 1 और एक सीडीएस 2। बट जब आप बात करेंगे सीएपीएफ के बारे में, तो ये साल में सिर्फ 1 बार होता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या ये, अगर हम 2+1 3 एग्ज़ाम्स की बात कर लें, क्या आप इन तीनों एग्ज़ाम्स को एक साल में एक साथ टारगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो उन्हीं सब सवालों के बारे में आज हम जानेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अपनी तैयारी अभी शुरू करी है, तो आपके लिए ये जो वीडियो होगी ये गाइडेंस का काम करेगी, जिसमें कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस चक्कर में बहुत से लोग अपने कई सारे अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हैं। लाइक जब वो हो जाते हैं 24 या 25 की एज के हो जाते हैं, तब जाके उन्हें दूसरे एग्ज़ाम के बारे में पता लगता है। और वो ये सोचते हैं कि जब एलिजिबिलिटी हमारी 21 से थी, तो हम 24 तक साथ-साथ दोनों एग्ज़ाम की भी तो तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। क्या आपको एक साथ ये तैयारी करनी चाहिए? क्या आपको एक साथ ये तैयारी नहीं करनी चाहिए? अगर आप करना चाहते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? और अगर आप नहीं करना चाहते तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? तो देख लेते हैं इसे। सबसे पहले तो क्या आप इस चीज़ को कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? तो आपको समझना पड़ेगा दोनों एग्ज़ामिनेशन के बारे में। आपको सीडीएस और सीएपीएफ दोनों एग्ज़ामिनेशन की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ द जो सीनियर एस्पिरेंट्स रहे हैं, जैसे मैं हो गया या बाकी सर हो गए आपके, हम सब ने जब इन एग्ज़ाम्स को दिया, हमारे को एक चीज़ जो कॉमनली समझ आई कि दोनों के दोनों एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, सिमिलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अब चाहे यहाँ पर आप इसको सब्जेक्ट वाइज़ समझ लीजिए, चाहे यहाँ पर आप इसको अप्रोच वाइज़ समझ लीजिए, यानी कि दोनों को अप्रोच करने के लिए। तो दोनों ही टॉपिक्स में आपको क्या करना चाहिए, एक सिमिलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोनों ही एग्ज़ाम्स का पैटर्न को भी आज हम समझेंगे, बट उन सब चीज़ों से पहले आपको ये याद रखना है कि दोनों एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, जिसमें कि आप एक यूनिफ़ॉर्म्ड सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं, ठीक है? सीडीएस आपको प्रोवाइड करता है 3 सर्विसेज़ के बारे में आप दे ने सुना होगा, इंडियन एयर फ़ोर्स, इंडियन नेवल अकेडमी, और आपका आ जाता है आईएमए। और लास्ट इसमें ओटीए भी होता है, बट ये दोनों आर्मी के लिए होते हैं। क्लियर? और अगर आप सीएपीएफ की बात करें, तो सीएपीएफ आपको प्रोवाइड करता है 6 पैरामिलिट्री, सॉरी, अ अ, 6 आपकी स्पेशल पुलिस सर्विसेज़ के बारे में बात करता है, जिसमें कि आप देख सकते हो आईटीबीपी आ जाएगा, एसएसबी आ जाएगा, ठीक है? और भी कई सारी हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। अब ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, आप कैसे कर सकते हैं? आप साथ-साथ सीडीएस और सीएपीएफ को एक साथ लेके कैसे चल सकते हैं? उन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। खासियत क्या है? दोनों की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो यूपीएससी है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाएँगे। मतलब अगर मैं बात कर लूँ किसी एक टॉपिक, यानी कि पॉलिटी की बात कर लूँ, तो अगर आप एक तरफ सीडीएस के क्वेश्चंस लगाएँ और एक तरफ आप सीएपीएफ के क्वेश्चंस लगाएँ, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद आप सीडीएस और सीएपीएफ दोनों के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएँगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है कि भैया जो क्वेश्चन है, जो एक बार सीडीएस में आ रखा है, उसके रिपीट होने की टेंडेंसी सीएपीएफ में भी होती है। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप इन दोनों में से किसी एग्जाम में देखोगे, तो आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी साल में, दूसरे एग्जामिनेशन में भी सेम क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके एफर्ट्स आधे हो जाएँगे। और करियर अपॉर्च्युनिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने से होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस जो है इसका वो ओवरलैपिंग है। वही चीज़ आप सीडीएस में पढ़ोगे, वही चीज़ आप सीएपीएफ में पढ़ोगे, तो यानी कि एक तीर से 2 निशाने आप मार सकते हो। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आप पॉलिटी, ऐसा नहीं होता कि सीडीएस के लिए आप अलग से पॉलिटी पढ़ोगे। सीडीएस और सीएपीएफ के लिए जो पॉलिटी पढ़ी जाएगी वो सेम ही पढ़ी जाएगी और सेम किताब से पढ़ी जाएगी। और जब आप क्वेश्चंस के पैटर्न देखोगे, वो भी बिल्कुल आपके सिमिलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आपका बहुत ही डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक फैक्चुअल पूछ रहा है तो दूसरा कंसेप्चुअल पूछ रहा है, नहीं।
दोनों में फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों की जो एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। हाँ, बस आप थोड़ा-सा स्ट्रक्चर वाइज़ अगर देखेंगे तो दोनों एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न थोड़ा-थोड़ा अलग है, तो उस पैटर्न को आप समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें सीडीएस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर देखिए ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता है। और अगर आप बात करें सिर्फ किस-किस की, ओटीए की, और अगर आप बात करें बाकी तीनों सर्विसेज की, तो आपके मेनली 3 एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश का जिसमें अराउंड 120 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और 2 घंटे में आपको कवर करने होते हैं। फिर जीके का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, अगेन 100 मार्क्स के और अगेन 2 घंटे मिलते हैं। फिर मैथमेटिक्स का आता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स। बट ये सिर्फ किन 3 चीज़ों के लिए होता है? आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। अगर आप जा रहे हैं ओटीए के लिए, ओके, और इसमें आपको सिर्फ क्या देना पड़ता है? इंग्लिश और जीके का एग्जाम देना पड़ता है, तो तब आपके लिए मैथमेटिक्स कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1/3 ऑफ द टोटल मार्क आपको याद रखने हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मिले होंगे। तो सीडीएस का आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर देख लेते हैं सीएपीएफ का। तो ये कराया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सब के लिए होता है। फिर इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। क्लियर? पेपर 1 होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का, जिसमें 125 एमसीक्यूज आते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे मिलते हैं आपको इसको करने के लिए। पेपर 2 में आपका क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक राइटिंग स्किल्स बनी हुई होनी चाहिए फॉर एसे, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी हो गया, फिर ग्रामर भी इसमें आ जाती है, आर्गुमेंट राइटिंग इसमें आ जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर पाओ, यानी कि देखिए सीडीएस के लिए आप जो पढ़ोगे वो आपका यहाँ पर कहाँ पर काम आएगा? सीएपीएफ में पेपर 1 में काम आएगा। एग्जैक्टली पेपर 1 में आप मतलब जो आप सीडीएस के लिए पढ़ के जाओगे वही आपका पेपर 1 में यहाँ पे काम आ जाएगा। बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको मारना होगा, दैट इज़ इन योर राइटिंग स्किल्स। ठीक है? आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा, आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे अगर आपको रिपोर्ट लिखने को बोल दिया जाए तो आप कैसे लिखें, क्योंकि सीडीएस में ऐसा कुछ नहीं होगा। सीडीएस में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने हैं और आप फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज एसएसबी के लिए जा सकते हो। सीएपीएफ में आपको पहले तो और सेम डे पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आपको राइटिंग करना है, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। तो बस ये एक थोड़ा सा आपको बस शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराउंड एंड अराउंड 70% तो आपकी प्रिपरेशन सेम रहेगी, सीडीएस और सीएपीएफ की बिल्कुल सिंक में चलेगी। बस जो 30% आपको अलग से मेहनत करनी है वो आपको राइटिंग स्किल्स को एक्वायर करने में करनी है। और राइटिंग स्किल्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसे आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी के लेवल के जो ऐसे हैं वो कैसे लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, और इन सब में हम आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। आप देखिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे पेड कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आपको अपनी इन राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपको कैसे एस्से को लिखना है, कैसे रिपोर्ट को अप्रोच करना है, कैसे कॉम्प्रिहेंशंस अब करने हैं, या प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो पीईटी होती है वो सब हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी से बात करते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या इसमें कवर करना होता है। तो इंग्लिश की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे ग्रामर तो आपको यहाँ पर भी करनी है और यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन करना है। यहाँ पर बस थोड़ा सा जो फ़र्क आ जाता है वो ये है कि आपको यहाँ पे एस्से राइटिंग करनी है, प्रेसी राइटिंग करनी है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो ये सब थोड़ा सा अलग हो जाता है। बस जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना 30% की जो अलग से मेहनत है फॉर सीएपीएफ एग्ज़ाम, वो आपको यहाँ करनी है। अभी इसका फ़ायदा भी बताऊंगा कि अगर ये 30% मेहनत आप कर लेते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या आपको मिल रहा है। जो बच्चे ये नहीं करेंगे उनके लिए क्या नुकसान है, और जो बच्चे कर लेते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। फिर आता है जनरल नॉलेज। तो देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सेम टॉपिक है आपके यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम टॉपिक। बस यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ये हो जाता है कि इधर पे आप डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करते हो, इधर पे आप इंटरनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हो। और ये क्यों है थोड़ा सा चेंज? बिकॉज नेचर ऑफ द जॉब, जो सीडीएस है आपको वो डिफेंस सर्विसेज में भेज रहा है, और जो आपका सीएपीएफ है वो आपको इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी फोर्सेज हैं आपकी, जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उन सब में भेज रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैथमेटिक्स आप याद रखना है कि आपको सीडीएस में पढ़ना होगा। अगर आप क्या दे रहे हैं, आईएमए दे रहे हैं, आईएनए के लिए जा रहे हैं और आईएएफ के लिए जा रहे हैं, सीएपीएफ में आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट
नहीं है। तो ये एक फ़ायदा हो गया, मतलब यहाँ पर जो बच्चे ओटीए की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे डायरेक्टली सीएपीएफ की तैयारी कर रही है, मतलब उनकी ऑटोमेटिकली सीएपीएफ की भी तैयारी साइड बाय साइड चल रही है। अब उनको पता है या नहीं पता ये अलग बात है, बट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो अब जान लीजिए कि जब आप ओटीए की तैयारी कर रहे हो या जब आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीईपीएफ की तैयारी आपकी कंटिन्यूसली चल ही रही है। फिर यहाँ पे एसए राइटिंग यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल टेस्ट जो होता है वो आपका एसएसबी में हो जाता है और यहाँ पर रिटन टेस्ट के बाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या, किस पॉइंट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है? सीडीएस में देखिए डिफ़िकल्टी लेवल है मैथमेटिक्स में, जो आईएमए आईएनए और एएफए के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सीएपीएफ में अगर हम, मतलब मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कहता इसे, बट यस बहुत क्रूशियल हो जाता है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव पेपर को हैंडल करना। अगर आपको राइटिंग स्किल्स नहीं है तो ये मान के चलिए आपने पेपर 1 में कितना ही अच्छा स्कोर किया हो, ठीक है, आप फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे हैं, हमने ऐसा देखा है, जो 150 नंबर भी ले आते हैं उसके बाद भी फाइनल मेरिट में क्वालिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती। वो सिर्फ 50 नंबर ला रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं पेपर 2 में। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 150 नंबर स्कोर कर सकते हो पेपर 1 में, तो आप यहाँ पर 80 के लगभग स्कोर कर लो, 90 के लगभग स्कोर कर लो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा फिर ये पेपर निकालना। तो जनरल नॉलेज की बात करें, बस थोड़ा सा ये होता है कि जब आप जनरल नॉलेज की बात करते हो तो सीएपीएफ का एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना अप्रोच अलग हो जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नेंस से रिलेटेड हो जाता है, तो ऐसा देखा गया है एस्पिरेंट में जो सीडीएस की तैयारी करते हैं वो बोलते हैं कि टफर है, बट एक्चुअल में उतना टफर नहीं है। आपको बस अप्रोच चेंज करनी है। आपको एक बार अप्रोच समझ आ गई तो फिर हर चीज़ ईजी हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब साथ साथ कैसे पढ़े, इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ठीक है। आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम अलोकेट करो, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप टाइम अलोकेट करो। और जो अलग से सब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग से टाइम निकालो, जैसे सीडीएस में मैथ है और एसए सीएफ मतलब राइटिंग स्किल्स सीएपीएफ में, तो इनके लिए आपको थोड़ा सा अलग से टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने मान के चलिए 10 आवर का शेड्यूल बनाया है तो 6 घंटे आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो कॉमन है, और फिर 4 घंटे आप ऐसे पढ़ो जो कि अलग अलग है। फिर इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भैया? ग्रामर तो आपको इंप्रूव करनी है, चाहे आप सीडीएस करें या सीएपीएफ करें। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते ही होंगे, वोकैबलरी अब न्यूज़पेपर वगैरह से आप ले सकते हैं, या स्टैंडर्ड ग्रामर बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। जब हम जीके की बात करें तो जीके के लिए भैया एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन लाइक योजना, कुरुक्षेत्र या गवर्नमेंट रिपोर्ट और करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग भी आपके लिए 6 मंथ करंट अफेयर वीडियोज़ लाते हैं, मंथली करंट अफेयर वीडियोज़ लाते हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड जाएँ। फिर आती है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स देखिए सीडीएस के लिए है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि वो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी आपको अलग से करनी पड़ेगी। अगेन एसए और रिपोर्ट वो सीएपीएफ के लिए आपको करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो चाहे आप सीडीएस दे रहे हो चाहे आप सीएपीएफ दे रहे हो, पीवाईक्यूज दोनों के निपटा के जाओ। कोई भी टीचर होगा जो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कराता होगा वो ये ज़रूर बोलेगा, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो चाहे आप सीएपीएफ दे रहे हो, आपको पीवाईक्यूज दोनों एग्जाम के करके जाना है, क्योंकि रिपीट होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है सीएपीएफ में आए हुए क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट होते हैं, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन सीएपीएफ में रिपीट होता है, तो ये आपको देखना है। और फिर यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपको जरूर करना है, क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब मेरिट्स क्या है, देखिए सिलेबस सेम है तो टाइम बचेगा, एग्जाम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अब वही जो मैं आपको बोल रहा था, अब देखिए कैसे बढ़ेंगी। मान के चलिए आप अभी जस्ट 21 के हुए हैं, ठीक है, मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएट हो गया, 21 का हो गया, और ही इज़ कम्प्लीटली एलिजिबल टू गिव एनी एग्जाम। तो अब अगर 21 से लेके हम चले 25 तक तो 4 साल, ठीक है, 4 साल ले लेते हैं। 4 साल में अगर 2-2 बार भी सीडीएस वो दे रहा है तो उसके 8 अटेम्प्ट्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक रफ एस्टिमेट लेके चलो, रुक जाओ, 5 हो गए ना, ये तो 21, 22, 23, 24, 25, हम 5 हो गए ना, तो लगभग लगभग यहाँ पे आप 10 अटेम्प्ट ले लो उसको, ठीक है। 10 अटेम्प्ट हमने ले लिए। फिर साथ साथ आप 5 साल की बात करें तो इन 5 साल में 5 सीएपीएफ के भी तो अटेम्प्ट हो गए, ओके। तो बस ये आपको देखना है कि आप पे एडिशनल अटेम्प्ट्स आ गए। अब क्योंकि पढ़ा आप अगर सेम रहे हैं तो 10 अटेम्प्ट आप यहाँ भी दे रहे हो, 5 अटेम्प्ट आप यहाँ भी दे रहे हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई ना। आप क्यों अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो? जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, ठीक है। चलो मान के चले अगर सीडीएस में नहीं भी हुआ तो सीएपीएफ में हो जाएगा। आप देखिए अभी आपका जो सीडीएस है वो कब पड़ रहा है, अभी अप्रैल में है आपका सीडीएस, क्लियर।
फिर आप देखोगे कि फिर इसके बाद जाके वो आई थिंक सितंबर में होगा। इस बीच में आपका अगस्त में CAPF आ जाएगा। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है बीच में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने यहाँ पर हो गए। फिर अगस्त के बाद आपका सितंबर का भी टाइम है। और जब आप CAPF की कर ही रहे होंगे तो CDS की तो ऑटोमेटिकली तैयारी चल ही रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे बेटर राइटिंग स्किल्स होगी, ये CAPF पेपर 2 में भी काम करेगा और SSB में भी काम करेगा। SSB में भी आपको रिपोर्ट वो स्टोरी राइटिंग करनी होती है, वो आपको ध्यान रखना है। और जब आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, क्योंकि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न में देखते रहेंगे, मतलब अगर आप क्वेश्चंस को करते रहते हो, जिसे जितने ज़्यादा आप मॉक देते हो आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। और जब आप एक्चुअल एग्जाम जितने ज़्यादा दोगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेरिट्स हैं कुछ। और डिमेरिट्स आपको सिंपल सिंपल बताऊं कि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ा रहे हो, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास स्किल्स हैं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप ये खुद समझिए कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो। जब आप कर सकते हो उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। फुल ब्लो से आप अपने को आपको जाने ही नहीं दे रहे हो। क्लियर? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और जो भी बच्चा समझ पा रहा है और अगर उनको इन दोनों एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसका नाम है एस डिफेंस और एस CDS, ये दोनों ही हमारे यूट्यूब चैनल है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है एस CDS करके। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं और आप चाहते हो कि आप अपना जो ऑफिसर बनने का ड्रीम है उसको फुलफ़िल करना चाहते हो और उस ड्रीम को फुलफ़िल करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए। आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-1.5 साल आप लगाइए अपने, अगर आप लगा रहे हैं, और फिर देखिए आप 2 साल बाद आप एक ऑफिसर बन के तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू।